हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी पॉलिटी की चल रही है। ये पार्ट थर्ड है, हमारी 2 पार्ट आ चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। आज देखेंगे हम लोग अपना थर्ड पार्ट जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 6th शेड्यूल के बारे में देखेंगे। देन यहाँ पे जो बोरोविंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, इसके बारे में देखेंगे। और आर्टिकल 370 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। और इंटर स्टेट काउंसिल एंड देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो कल मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ, और फिर आज आप लोग के लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है, उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन। इट मीन्स कि जो हमारे यहाँ पे संविधान में डीपीएसपी है वो लिमिटेशन किसके ऊपर लगाती है, क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर या एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाए जाते, उसी तरीके से आपका डीपीएसपी भी पूछा जा रहा है। बट लिटिल बिट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। तो यहाँ पे डीपीएसपी की बात करूँ तो इसमें कहा जा रहा है कि वो सारे डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, इट मीन्स कि वो सारे सिद्धांत दिए गए हैं स्टेट को कि वो अपने यहाँ किस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे। तो उनको पॉलिसी बनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि कानून लाने की उनको छूट है। तो इसलिए कानून लाने के लिए लेजिस्लेटिव फंक्शन में तो यहाँ पे आपका लिमिटेशन नहीं लगाया जाएगा। अगर लिमिटेशन लेजिस्लेटिव फंक्शन में ही लगाया जाएगा तो फिर राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिर कैसे कानून बनाएंगे, है कि नहीं। सोचने वाली बात है। तो इसलिए फर्स्ट तो यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, अगर वो यहाँ पे कानून बना के ला रहे हैं, अब एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो अगर कानून बना है और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर इसमें लिमिटेशन क्यों लगाना, है कि नहीं। लिमिटेशन लगेगा तो सही तरीके से शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका लिमिटेशंस के लिए आप देखो तो इनकरेक्ट हो गया। तो इसलिए डी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि लिमिटेशन कहीं नहीं लगेगा, ना लेजिस्लेटिव के ऊपर लगेगा ना आपका एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्टिकुलर कानून को 9th शेड्यूल में प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड है कि यहाँ पे जो वैलिडिटी है कानून का जो 9th शेड्यूल में चला गया तो उसको कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जा सकता और ना ही उसके ऊपर कोई भी जजमेंट दिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो येस इट इज़ करेक्ट कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी पर्टिकुलर कानून को उठा के 9th शेड्यूल में रख सकती है, नो डाउट। ओके, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। एलिमिनेट करते जाइए, एक भी स्टेटमेंट अगर करेक्ट होती है तो। सेकंड है कि जो वैलिडिटी है कानून का, अगर हम लोग उसको 9th शेड्यूल में रख दिए तो उसको कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये पहले की बात थी, 9th शेड्यूल को लाया ही इसलिए गया था क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन की बात थी, जो प्रॉपर्टी थी कानून लॉ की, लैंड की सॉरी जो प्रॉपर्टी थी लैंड की, और जो यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम थी उसको ख़त्म करने के लिए इस तरीके का एक सेफ जोन लाया गया, जिसमें कि अगर इसके अंदर कानून रख दिया गया तो उसके ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जा सकता। बट कुछ समय के बाद जो है इस प्रोविज़न को चेंज कर दिया गया, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि पार्लियामेंट में कोई भी कानून लाए जा रहे थे तो उसको 9th शेड्यूल में रख के लाया जा रहा था ताकि उसके ऊपर फर्दर जुडिशियल रिव्यू ना हो। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि बहुत तरीके के कानून हो जाएंगे, फिर इसकी जो वॉयलेशन होना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि अब तक यही प्रोविज़न चल रहा है, अभी ये प्रोविज़न आपका ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, फिर भी जो कानून है जो ज़मीन से रिलेटेड है, जो आपका ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड है, वो अभी भी कानून जो है हमारे 9th शेड्यूल में रखा जाता है और उसके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं दी जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये कैन नॉट भी लिखा है कि हम लोग एकदम कर ही नहीं सकते, यहाँ पे कोर्ट एग्जामिन ही नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के बाद जुडिशियल रिव्यू के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। ओके, अब आइए आज के लिए आप लोग के पास क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपनी कंट्रोल जो एक्सरसाइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, तो ये किस किस के थ्रू करते हैं, क्या एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, कल हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन आवर के बारे में, तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हो कि यूपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग 9th शेड्यूल के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको करेक्ट बताना है।
फर्स्ट है कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के तहत बहुत सारे पोस्ट को डिस्क्वालिफिकेशन जो कि हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे है उसको एग्जेम्प्ट करके रखी है। तो ये बताना कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। सेकंड है कि जो अबव मेंशन्ड एक्ट है वो यहाँ पे 5 टाइम्स अमेंड किया गया है। थर्ड है कि जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये वेल डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कल ही हम लोग डिस्कस किए, तो प्लीज़ इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी में, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस है, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ। 6 स्केड्यूल देखते हैं। टोटल हमारे संविधान में आपको 12 स्केड्यूल देखने को मिलेंगे, तो उसमें से हम लोग छठे अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये समझते न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और उनके द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है कि जो इंटायर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश उसको 6 स्केड्यूल में हम लोग इंक्लूड कराएं। यानी कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे 6 स्केड्यूल में अरुणाचल प्रदेश को इंक्लूड कराना है। तो ये था टॉपिक पे। अब देखते हैं इससे पहले की कुछ बैकग्राउंड। तो पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे और जो 371 आर्टिकल क्लॉज एच है इसको हटा दे और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को आर्टिकल 371 ए और 371 जी जो है इसके प्रोविज़न के तहत लाए, जिसमें कि आपका नागालैंड है ए में और जी में कौन है तो मिज़ोरम है, इसके हिसाब से लाया जाए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को जो रखा गया है वो आर्टिकल 371 क्लॉज एच में है। तो आर्टिकल 371 है क्या ये समझते हैं पहले। आर्टिकल 371 से लेकर आपका क्लॉज जे तक है, ABCDEFGHIJ ऐसे है हमारे संविधान में, जो कि कुछ 11 स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। 11 स्टेट में से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्टेट तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिसमें कि आपका अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, ये सारे स्टेट है और कुछ हमारे हिमालय के रीजन के स्टेट है। तो इसमें आपका जो है 11 स्टेट को टोटल स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि वो अपने यहाँ डेवलपमेंट सही तरीके से कर सके, अपने यहाँ की जो कल्चर और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ट्राइबल लोगों की और लोकल पीपल की उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे आपका आर्टिकल 371 हमारे संविधान में रखा गया है। अब आर्टिकल 371 के क्लॉज एच में क्या है तो अरुणाचल प्रदेश है, क्लॉज ए में क्या है तो नागालैंड है, जी में क्या है तो मिज़ोरम है। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए। आर्टिकल 371 ए और आर्टिकल 371 क्लॉज जी, इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को, साथ ही साथ कस्टमरी लॉ और जो राइट रिलेटेड है ओनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, जो भी वहाँ के आदिवासी लोग हैं उन सब को यहाँ पे ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो ए तुम आपका किस में हो गया नागालैंड, एंड जी किस में हो गया तो ये मिज़ोरम में हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आर्टिकल यहाँ पे 371 एच के अंदर है तो स्टेट गवर्नर जो है उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में। फाइन, तो ये बातें हो गई। अब देखते हैं कि आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 के तहत आता है, जिसके तहत सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट किया जाता है कि वो अरुणाचल में ऐसे ही नहीं इंटर करेंगे, उनको यहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना होगा। इट मीन्स कि एक स्पेशल प्रोविज़न है कि आपको अगर अरुणाचल प्रदेश जाना है, घूमने जाना है, वहाँ रहने जाना है, तो आपको एक परमिशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ से वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमें भी अपने कंट्री में अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो हमें वहाँ पे एक काइंड ऑफ आप छोटी सी वीज़ा कह सकते हैं जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। तो ये कानून किसके तहत है तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 के तहत है ये। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इनर लाइन परमिट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही सिर्फ अलाउ किया जाता है कि आप इस स्टेट में जाकर विजिट कर सकते हैं या फिर स्टे कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। ये ब्रिटिश एरा का रेगुलेशन है, ये जो कानून लाया गया है ये ब्रिटिशर के टाइम पे लाया गया, क्योंकि आप देख सकते हो अंग्रेजों के ज़माने का कानून है 1873 का। साथ ही साथ आज की डेट में आप देखो कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेनी होगी। तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मिज़ोरम, ये सब प्रोटेक्ट किया गया है इनर लाइन के थ्रू, और बाद में मणिपुर को भी इसमें ऐड किया गया है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं और ये चारों हो गए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की मैप है, इसको आप लोग देख लो। ये है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, ठीक है, और ये है नागालैंड, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये सारे राज्य हैं, साथ ही आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। तो ये सारे राज्य हैं जिसमें कि इंटर करने के लिए अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और ये मिज़ोरम है, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। लेकिन आज के डेट में जो इनर लाइन परमिट आप लोग को लेने की ज़रूरत है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम में। फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फॉरेनर्स को क्या परमिट किया जाता है, ये तो हमारे इंडियंस के लिए है। फॉरेनर्स को जैसे कि हर एक फॉरेनर हो वो
भूटान के सिटीजन्स नहीं हो उनको छूट दिया गया है। अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में वो स्टे करे या फिर जाए, तो उनको यहाँ पे स्पेशल परमिट लेने की ज़रूरत होती है, जिनको कि हम लोग PAP कहते हैं या फिर RAP कहते हैं, जिसका मतलब है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, और वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि अथॉरिटी यहाँ पे है उनके द्वारा उनको लेनी होगी। तो ये आपको लिए अंडरस्टूड हो गया कि इनर लाइन परमिट हम इंडियन सिटीजन्स के लिए है, अगर कोई फॉरेनर जाना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है। फाइन। अब यहाँ पे और देखते हैं कि क्यों यहाँ पे हल्ला हो रहा है और वो क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि उनको 6 शेड्यूल में ही रहना है, तबकि अलग से उनको स्पेशल प्रोविज़न भी दिया गया है, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि 6 शेड्यूल में। तो ऐसा क्या खास है 6 शेड्यूल में, ये समझते हैं। 6 शेड्यूल जो हमारे संविधान में है, उसमें ये पावर दिया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कि वो अपने ट्राइबल एरिया को अपने तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसमें कि आसाम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। और ये जो प्रोविज़न दिया गया है, ये बाकायदा हमारे संविधान के आर्टिकल 244 के क्लॉज 2 और 275 के क्लॉज 1 में रखा गया है। अब 244 देख लेते हैं। आर्टिकल 244 में एक स्पेशल सिस्टम रखा गया है, जिसके थ्रू कोई भी एरिया का, चाहे वो शेड्यूल एरिया हो या फिर ट्राइबल एरिया हो, शेड्यूल एरिया उसमें कहते हैं जिसमें कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहते हैं, ट्राइबल एरिया उनको कहते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो शेड्यूल एरिया हो या ट्राइबल एरिया हो, उनको अलग से एडमिनिस्टर करने के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है, जो कि हमारे आर्टिकल 244 में है। जितनी भी आर्टिकल आप मैगजीन में पढ़ते हो, न्यूज़ में पढ़ते हो, बस उतनी ही आर्टिकल को याद रखना है। वैसे तो आप संविधान में जाओगे तो अब आपका 400 से ज़्यादा आर्टिकल है, लेकिन उतना आप लोग को याद नहीं रखना है, इसलिए उस तरीके का आप परेशान मत हुआ कीजिए कि कैसे आर्टिकल को रिमेंबर करें। लेकिन एटलीस्ट जितने भी आर्टिकल आपके न्यूज़ में रहते हैं ना, उसको अच्छे से समझिए, उसको रिमेंबर कीजिए। साथ ही साथ देखें तो 275 में क्या है, तो 275 में यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया स्टैट्यूटरी ग्रांट देने का। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अगर उस राज्य को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, घर प्रोवाइड करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए अगर उसमें पैसे की ज़रूरत है, तो स्पेशल उनको ग्रांट भी दिया जाता है, जिसको स्टैट्यूटरी ग्रांट कहते हैं। और ये पैसे उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है। इस तरीके का ग्रांट में स्पेसिफिक ग्रांट होता है, जिससे कि अगर शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए वेलफेयर प्रोवाइड करे, यानी कि लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रेज हो रहा है, तो उसके लिए भी पैसे उनको दिया जाता है। तो ये दोनों स्पेशल प्रोविज़न आप देख सकते हो, जो कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए है। इसमें क्या क्या है, 244 है और 275 है। 244 में है कि स्पेशल सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, और 275 में जो कि स्टैट्यूटरी ग्रांट प्रोवाइड करने की बात है। और भी कुछ समझते हैं यहाँ पे बातें। अरुणाचल प्रदेश को अगर 6 शेड्यूल में हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 368 के तहत बाहर है, सॉरी, आर्टिकल 368 के बाहर है। आर्टिकल 368 अब क्या कहता है कि संविधान के किसी भी प्रोविज़न को अगर हम लोग को अमेंड करना है, तो वो आर्टिकल 368 के तहत हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का बात है कि किसी भी राज्य को आपको किसी शेड्यूल में 6 शेड्यूल या 5th शेड्यूल में इंटर करना है, अभी हम लोग आगे कंपैरिजन भी देखेंगे, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 368 के बाहर है। नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल ट्राइब है, जिसके लिए आर्टिकल 338 है क्लॉज ए, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को भी डिक्लेयर करना है ट्राइबल एरिया, और इसको भी 6 शेड्यूल के अंदर लाना होगा। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको 6 शेड्यूल एरिया और इनर लाइन परमिट से बाहर रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। अब देखते हैं कि 6 शेड्यूल से एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं, 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, वो भी 5 साल के लिए। तो एक अलग से जो है स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, और वो ये देखते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिला में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो इनके द्वारा परमिट किया जाता है। साथ ही ऑटोनोमस रीजन होता है, एकदम स्वतंत्र रीजन है, उसमें किसी भी तरीके का नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं आपका कोई और अथॉरिटी की वहाँ पे दबाव होती है, तो अपने हिसाब से वो काम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनका पावर भी है। अब इसके पास क्या क्या पावर है, तो कानून बनाने का पावर है। इट मीन्स की पावर है कि वो गवर्नर के ड्यूल वो अप्रूवल से जो है वो यहाँ पे काम करे। पावर है कि वो सेंट्रल और स्टेट की एक्ट को लिमिट भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो कोई भी कानून लेकर आते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी कानून है, और अगर एडीसी को लगता है कि नहीं, इस जिला में ये कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो उनके पास इतना पावर है कि वो उस कानून को रोक सकते हैं। फाइन।
फिर टैक्स रेवेन्यू है, जो भी टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स आता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसको कलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी का भी पावर है, जैसे कि स्कूल को रेगुलेट करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने स्कूल है उसको एडीसी के द्वारा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। डिस्पेंसरीज हो गए, मार्केट हो गए, रोड हो गए, ये सब कुछ जो रेगुलेट किया जाता है वो सारी पावर किसके अंदर है, तो एडीसी के अंदर है। साथ ही जुडिशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विलेज की कोर्ट होती है जो कि यहाँ पे ट्राइबल केसेस को ट्रायल करती है। हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन भी जो है ना यहाँ के गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो हर एक तरीके का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक फ़ायदा होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि जो भी राज्य 6 शेड्यूल के अंदर है ना उनको इस तरीके का फ़ायदा मिलता है। अभी अरुणाचल प्रदेश है नहीं तो उनको इस तरीके का पावर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं बेसिकली कि 5th और 6th शेड्यूल, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, दोनों शेड्यूल एरिया से ही रिलेटेड है, बट क्या डिफरेंस है उसके बीच में ये समझते हैं। पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है ये। तो 6 शेड्यूल के अंदर सिर्फ 4 राज्य है, ये आपको याद रखना है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। यहाँ पे मणिपुर नहीं है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 शेड्यूल के अंदर यहाँ पे आंध्र है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, काउंसिल क्रिएशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कानून के द्वारा होता है। और 6 शेड्यूल में तो आप लोग देख लिए कि पावर किसके पास है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है। ऑटोनॉमी की अगर हम लोग बात करें यानी कि छूट कितना है, तो 5th शेड्यूल के अंदर जो पेशा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 का, इसके तहत यहाँ पे छूट मिला है, जिसमें कि सेल्फ गवर्नेंस होता है आपका ग्राम सभा के थ्रू, जो भी लोग इस 5th शेड्यूल एरिया में रहते हैं। एडीसी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और ऑटोनोमस क्या है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी दिया जाता है, यानी कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे जो 6 शेड्यूल के अंदर जो भी 4 राज्य हैं उनको जो ऑटोनॉमी दी गई है वो अगर हम लोग 5th शेड्यूल के कंपैरिजन में देखें तो वो ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक कंपैरिजन है, इसलिए आप समझ सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश जो है 6 शेड्यूल में आने के लिए ही जिद कर रहे हैं, नहीं तो वो 5th शेड्यूल में भी आना चाह सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पावर बहुत ज़्यादा है। जिले को एक अलग तरीके से यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है, जिसमें कि हर एक जिला को अलग तरीके से डेवलप किया जाता है। फाइन, तो ये चीज़ समझिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके एक एक पॉइंट और एक एक स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, बोरोइंग पावर जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का है। तो रिसेंटली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी बोरोइंग लिमिट को, बोरो करना क्या होता है कि आप किसी से उधार ले लिए, तो हमारी सरकार भी तो उधार लेती है, क्योंकि हमारी सरकार का खर्चे बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू बहुत कम है। तो खर्चे बहुत ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए तो किसी ना किसी से उधार लेना ही होगा। तो यहाँ पे बोरोइंग पावर अगर हम लोग देखें तो अपनी जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट का वो 5% रख दिया गया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो भी अभी 2020 से 2021 तक। ठीक है, तो ये 3% था पहले, लेकिन अब इसको लिमिट कर दिया गया है 5%। अब देखते हैं बोरोइंग पावर है क्या। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं कि संविधान में इसके बारे में बात किया गया है। तो यस, अगर सेंटर में देखें तो अंडर आर्टिकल 292 है, अगेन एक और आर्टिकल आ गया आपके पास, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि वो बोरो कर सकती है, और ये जो सब्जेक्ट टू लिमिट है ये पार्लियामेंट के द्वारा सेट किया जाएगा। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है उसकी अगर लिमिटेशन लगानी है तो पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 292 के तहत लगाया जाएगा। लेकिन वहीं अगर स्टेट की बात करें तो इसके लिए भी सेम आर्टिकल है 292, लेकिन ये पावर जो लिमिट किया गया है वो राज्य के जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा ये पावर जो है लिमिट किया गया। साथ ही अगर हम लोग टेरिटोरियल अगर रेस्ट्रिक्शन देखें तो सेंटर के पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये बोरो कर सकते हैं, हमारे कंट्री के अंदर भी बोरो कर सकते हैं, कंट्री के बाहर भी बोरो कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में देखें तो ये सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर ही बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। अदर रेस्ट्रिक्शन देखते हैं तो अदर रेस्ट्रिक्शन तो सेंटर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेट की कुछ और भी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि ये सिक्योरिटी, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके सिक्योरिटी के ऊपर ही वो बोरो कर सकते हैं, और लोन ऐसे ही रेज नहीं कर सकते। या इट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो प्रीवियस लोन का है अगर वो ड्यू है तो फिर वो लोन अगेन रेज नहीं कर सकते, यानी कि पहले भी वो मांग रखे और उसको वो पेमेंट नहीं किए है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर दोबारा से जो है ड्यू रहते हुए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वापस से नहीं यहाँ पे बोरो कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये सब कुछ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत बात हो रही है तो एक बार देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो कि न्यूज़ में था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि फंड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली आप देखो जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो लॉकडाउन के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो सबकी यहाँ पे सूख चुकी है। ठीक है, कम हो चुकी है। तो स्टेट चाहते हैं कि सेंटर जो है कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स करे, जिससे कि
सेंटर के पास और स्टेट के पास फंड अराइज हो सके। तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को यहाँ पे 1999 से 2000 में ये आपका सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा कि अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और लोन वगैरह अगर स्टेट को लेना है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। ये जो आपका कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है ये एक रिजर्व फंड है जो कि स्टेट के द्वारा आपका क्रिएट किया गया है और वो यहाँ पे अपने डेट को एमोर्टाइजेशन करने के लिए, यानी कि अगर वो कर्जे में है तो उसको किसी तरीके से ठीक करने के लिए वो यहाँ पे इस तरीके का फंड को क्रिएट किए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देखें तो वो यहाँ पे मेंटेन करते हैं। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको प्रीलिम्स में लिख दिया जाएगा कि ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत सारे फंड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, बट प्लीज़ मेक इट क्लियर कि ये स्टेट गवर्नमेंट है जो कि इसको मेंटेन करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करती है अपने लाइबिलिटीज़ को रीपेमेंट करने के लिए। इस स्कीम के अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 1 से 3% अपने एनुअल आउटस्टैंडिंग डेट लाइबिलिटीज़ को कंट्रीब्यूट करेगी इस फंड में। और इनिशियली आप देखो अब तक 11 स्टेट है जो कि इस तरीके का सिंकिंग फंड को सेटअप कर चुकी है। 12 जो हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन थी, आज के डेट में कौन फाइनेंस कमीशन चल रहे, तो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहे, जिसके यहाँ पे चेयरमैन कौन है, तो एनके सिंह है। और ये आपका आर्टिकल में किस आर्टिकल के तहत है फाइनेंस कमीशन, तो आर्टिकल 280 के तहत है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। 12 जो फाइनेंस कमीशन थे जो कि 2005 से 2010 तक है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि सारे स्टेट को अपना एक सिंकिंग फंड बनाना है। उनको जितना भी लोन लेना है, चाहे इसमें बैंकों से लोन लेना है या फिर लाइबिलिटीज़ उनका होगा, तो वो सारी चीज़ें ये सिंकिंग फंड के अंदर आना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो फंड है ये मेंटेन भी किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बाहर, जो कि पब्लिक अकाउंट का होता है और इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिडेम्पशन ऑफ लोन, यानी कि लोन को रिपेमेंट करने के लिए और लोन लेने के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी और किसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आपको देखिए कि इसमें इंश्योर किया गया है गुड फिस्कल गवर्नेंस। इट मीन्स कि काम होते रहने चाहिए, सरकार के काम अच्छे से हो, जिससे कि उनको पैसे के कारण जो रुकावट आती है तो वो पैसे की जो रुकावट है उसको रोका जाए और वो जो बियरर है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, याद रखना है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल, जो कि यहाँ पे आर्टिकल 370 है अपने आप में। तो आपको पता है कि 370 को और साथ में इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री हो गया। इट मीन्स कि 370 के साथ साथ एक और आर्टिकल अपने आप ख़त्म हो गया जो कि आर्टिकल 35A है, जिसमें कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। सो आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविज़न था जो जम्मू एंड कश्मीर के राज्य है उसको दिया गया था और स्पेशल पावर दिया गया था उनके राज्य को कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 के हिसाब से देखें तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के अलावा पार्लियामेंट को यहाँ पे ज़रूरत होता था कि स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस करे और सारे लॉ को वो अपने यहाँ अप्लाई करे। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी, वो कम्प्लीटली यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को नहीं दिया गया था, जो कि है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। इसी के साथ आर्टिकल 35A है, तो आर्टिकल 35A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या था कि जो आर्टिकल 35A के अंदर ये था कि जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली को ये पावर है कि वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट कौन है। अब जो परमानेंट रेसिडेंट थे वहाँ के, यानी कि वहीं के जो निवासी थे, उन्हीं को वो अधिकार था कि वो वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं, उन्हीं को अधिकार था कि वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, उन्हीं को अधिकार था कि उन्हीं के बच्चे वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोविजंस वहाँ पे दिए गए थे, स्पेशल प्रोविजंस वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दिए गए थे और वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है आर्टिकल 35A के तहत। तो इसलिए 370 हटा, तो ये स्पेशल प्रोविजन और जो वहाँ के लोगों को परमानेंट रेसिडेंट घोषित किया जाता था, तो इस चीज़ को भी हटाने के लिए आर्टिकल 35A ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया। बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं, जैसे कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो एक साल के बाद 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन किया गया था उस समय कश्मीर के जो रूलर थे उनके साथ, और कश्मीर को प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई थी क्योंकि कश्मीर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। पाकिस्तान वाले चाह रहे थे कि कश्मीर उनका हो जाए और इंडिया चाह रहे थे कि कश्मीर उनका हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पाकिस्तानी से एग्रेशन से, तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन किए। और ये जो ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन हुआ तो उसी के बाद यहाँ पे आर्टिकल 370 इंसर्ट किया गया हमारे भाग 21 में, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोक्लेम किया गया कि ये टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है और स्पेशल प्रोविज़न है। इट मीन्स कि आर्टिकल 370 आपका परमानेंट नहीं है, बस जो सिचुएशन उस समय बहुत ख़राब हो गई थी तो उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए और लोगों की कॉन्फिडेंस को अपने हाथ में लेने के लिए ये टेम्परेरी, एक कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा फील कराने के लिए ये दे दिया गया था। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक शॉर्ट टर्म के लिए जम्मू एंड कश्मीर को मनाने के लिए इस तरीके का आर्टिकल दे दिया गया था।
इस आर्टिकल के तहत देखें तो सेंट्रल को यहाँ पे ज़रूरत था स्टेट गवर्नेंस कंकरेंस के साथ कि वो कुछ कानून को अप्लाई करे, लेकिन सारे कानून अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के फील्ड में। स्टेट के जो रेजिडेंट थे वो यहाँ पे एक अलग से कानून के साथ रहते थे, उनका अपना खुद का सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून था, ओनरशिप था, वो प्रॉपर्टी के खुद ही ओनरशिप होते थे, उनका अलग जो है पीनल कोड था। हमारे यहाँ क्या चलता है आईपीसी, जो भी आप अगर गलती करते हो, कोई भी अपराध करते हो तो उसके थ्रू जो आपको सज़ा मिलती है, तो जो हमारा सज़ा जो डिफ़ाइन किया गया है वो इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत किया गया है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में चलता था ना वो आरपीसी चलता था, यानी कि रणबीर पेनल कोड वहाँ पे चलता था। तो उनके तहत उनका अलग प्रोविज़न रखा था कि आप किस तरीके का जुल्म कर रहे हो उसके लिए क्या सज़ा है, वो उनका अलग बुक था। ठीक है, हमारे लिए आईपीसी है, उनका आरपीसी होता था, रणबीर पेनल कोड। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट उनके लिए भी कुछ अलग था। अगस्त 2019 में हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है अब वो इस स्टेट में भी अप्लाई होगी। और ये इफेक्टिवली इट मीन्स कि सारे प्रोविजंस जो कि यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का वो अब यहाँ पे ख़त्म हो गए और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके सारे प्रोविज़न अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 335A ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। और इसी को हटाने के लिए एक हमारा कानून आया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। और इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उसको ये 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा कानून लाया गया जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। और ये हमारे हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, क्योंकि कई बार आप देखोगे बहुत सारी यूनियन टेरिटरी है जिसको कि स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, बट दिस वॉज फर्स्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री विच कन्वर्टेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन हो गया जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। देन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हो गया जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होंगे। फाइन, अब ये यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये हो पाया। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में, और ये अमेंड किया गया हमारे आर्टिकल 367 में। इससे क्या है कि एक्सप्रेशन मिला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट के द्वारा ये मिला और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के द्वारा ये अब हमें अलाउ किया गया। इसी के साथ जो आर्टिकल 370 का क्लॉज 1 है इसको हम लोग लेकर यहाँ पे 367 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंड किए, और उसके साथ आर्टिकल 370 की जो क्लॉज 3 है वो भी अमेंड हुआ, और इसी के द्वारा अलाउ किया गया कि हमारे जो आर्टिकल 370 है उसको हटा देना है। तो ये आप लोग को ये फ्लो चार्ट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटेड जो डेवलपमेंट बताया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का एक कानून था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको भी अमेंड किया गया और फैसिलिटेट किया गया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर के न्यू गवर्नेंस के यूनिट के जैसा। नया स्ट्रक्चर क्या था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पहले के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड को रिप्लेस करेंगे, जिसको कि कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा एमपीज़, एमएलए और एमएलसी जो मेंबर थे उनके द्वारा इसको हेड किया जाएगा। अब क्या है कि ये न्यू स्ट्रक्चर जो है इसमें डीडीसी इट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंक्लूड है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी इंक्लूड है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर एक राज्य से, और इसको जो हेड किया जाएगा एक चेयरमैन होंगे, उन्हीं में से जितने भी लोग यहाँ पे इलेक्ट होंगे उन्हीं में से एक किसी को चेयरमैन बना दिया जाएगा, और इनकी जो टेन्योर होगी वो 5 ईयर्स की होगी। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इनका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो पूरा जिला में होगा। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट को प्लान करे, कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है उसको अप्रूव करे, प्रिपेयर करे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि फाइनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पे काम करे। डिस्ट्रिक्ट अगर डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो वो यहाँ पे जो हल्का पंचायत है और जो यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है उसके फंक्शंस को भी ये देखेंगे। तो ये इतना काम था, रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुए थे, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। साथ ही स्कोप क्या है फंक्शंस जो डीडीसी का, वो यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू एडिशन करके यहाँ पे लाया गया है। सेंटर के द्वारा जो लैंड लॉ था जम्मू एंड कश्मीर में उसको भी अमेंड किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा जो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट जो था ना आर्टिकल 35A के तहत उसको भी हटा दिया गया, और 370 और 35A आर्टिकल के पहले जिसको अगस्त 2019 में रिपील किया गया था, नॉन रेसिडेंट जो है ना वो वहाँ पे कोई भी तरीके का लैंड को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते थे जब तक वहाँ पे आर्टिकल 370 था और 35A था। इट मीन्स कि आप किसी और राज्य के हैं तो आप अगर चाहोगे कि जम्मू एंड कश्मीर में भी रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करें तो वो अब आप पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये आर्टिकल हट चुका है तो अब आप कर सकते हो। इस कानून के तहत क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है लैंड को किसी पर्सन के फेवर में, और साथ ही यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है जिससे कि एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे नहीं अलाउ किया जाएगा
नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को। तो ऐसा नहीं है कि जो खेती वाला ज़मीन है वो किसी भी बिजनेसमैन को दे दिया जाएगा या फिर किसी भी अपॉर्चुनिस्टिक को दे दिया जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। लोकसभा के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल भी लाया गया 2020 का। तो इस बिल में क्या है कि यहाँ पे और भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे इंक्लूड किया गया है, जैसे वहाँ की कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जो क्रिएटेड आपका जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर ये आपका लाया गया इस सारे लैंग्वेज को। इससे पहले क्या था कि सिर्फ इंग्लिश और उर्दू ही वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज थे, ठीक है। तो इसलिए और 3 लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे 17 पार्ट में देखें, जो कि आर्टिकल 343 से 351 के बीच में, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करती है। और आर्टिकल 343 जो हमारे यहाँ की है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है, जो कि हिंदी होना चाहिए, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये आप लोग पता है कि 1 नेशन 1 लैंग्वेज करने की बात की जा रही थी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की जा रही थी हमारे यहाँ। तो इसके लिए साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे कि बवाल हो गया था, बहुत प्रॉब्लम, टेंशन अराइजेस हो गए थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आर्टिकल है जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है। तो इसलिए इस बार लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये पूरी बात रही हमारे जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि आर्टिकल 370 और ऑटोमेटिकली आर्टिकल 35A जो डिसॉल्व हुआ है उसके बारे में ये देखा जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो जाती है कोई भी टॉपिक में तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो। अब आते हैं 4th आर्टिकल, जो कि है इंटर स्टेट काउंसिल। रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटर स्टेट काउंसिल को यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, फिर से बनाया गया है। तो एक्चुअली ये है क्या इंटर स्टेट काउंसिल? तो पहले ये देखते हैं कि ये कैसे सेटअप हुआ। सबसे पहले तो ये जो सरकरिया कमीशन थी उनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 1990 में इसको लाया गया था। बाद में आर्टिकल 263 के तहत इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी दिया गया, यानी कि संवैधानिक प्रोविजन भी रखा गया 263 आर्टिकल में। एक और आर्टिकल आ गया आपके पास। अब इसकी फ़ीचर्स क्या है? फीचर्स है कि ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है तो ये रिकमेंड कर सकती है। साथ ही कोऑर्डिनेशन, यानी कि हर एक डिस्प्यूट में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन लेकर चलना है, इसको भी प्रमोट करता है। और ये कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये याद रखना है कि ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं चेयर पीएम है, तो सीएम यहाँ पे आपके सारे स्टेट के होंगे और यूनियन टेरिटरीज़ के जिनके भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और एडमिनिस्ट्रेटर होंगे यूटीज़ के बिना यहाँ पे लेजिस्लेचर के, तो ये दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जिसमें कि होम मिनिस्टर को यहाँ पे पीएम के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो यहाँ पे होम मिनिस्टर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे जो चेयर है वो है होम मिनिस्टर। यहाँ पे 5 कैबिनेट होंगे और 9 CMs होंगे। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न, इसको आप लोग दूर कर लीजिए। इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो यहाँ पे पीएम होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन इसी के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल होती है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, और इन्हीं के साथ 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 CM यहाँ पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग को क्लियर करके रखना है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल के चेयरमैन कौन है? तो होम मिनिस्टर है। और इंटर स्टेट काउंसिल के मिनिस्टर कौन है? तो चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। फाइन। तो इसमें CM ऑफ सारे यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के आते और एडमिनिस्ट्रेटर आते। इट मीन्स कि वैसे यूनियन टेरिटरीज़ जिसमें कि अगर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ के CM आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे आपका लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। अमेंडमेंट किया गया है 1990 के ऑर्डर को, तो गवर्नर जो है वो यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं इन केस स्टेट में जो कि प्रेसिडेंट रूल के अंदर है, तो यहाँ पे गवर्नर अटेंड कर सकते हैं। और नॉमिनेशन किया जाता है चेयरमैन ऑफ परमानेंट इन्वाइटीज़ के द्वारा, जो भी यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स के बीच में ही रहते हैं उनके द्वारा ये नॉमिनेशंस होता है। अब इसी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर डिस्प्यूट हो रही है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अलॉन्ग है, जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर जो है वो कर्नाटक बॉर्डर से लगता है। और यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो कि है बेलागावी, उत्तरा कन्नड़ा और बिदार और गुलबर्ग, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है इस तरीके के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का? तो सबसे पहले हमारे संविधान में आपको आर्टिकल जो है 3 देखने को मिलेगा, जिसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि या तो वो नया स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, या तो स्टेट की जो एरिया है, बाउंड्री है या नाम है उसको अल्टर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पार्लियामेंट को इस तरीके का अधिकार दिया गया है। उसी हिसाब से आर्टिकल 131 है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वो देख सकते हैं अगर सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, तो आर्टिकल 131 के तहत 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट गए थे इस डिस्प्यूट को लेकर।
आर्टिकल 263 था, जिसमें कि प्रेसिडेंट को ये कहा गया है कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं और जिसमें कि एडवाइस भी दे सकते हैं रिगार्डिंग क्या, तो इंटर स्टेट अगर दो स्टेट के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो यहाँ पे एडवाइस भी दे सकते हैं। तो ये कहाँ है, आर्टिकल 263 के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत तरीके का मैकेनिज्म है। अगर दो राज्य के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर अगर झड़प हो जाती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे संविधान में उसके बाहर भी बहुत सारे प्रोविज़न है। आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है जिसमें पार्लियामेंट को पावर है, आर्टिकल 131 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है, आर्टिकल 263 है जिसमें कि प्रेसिडेंट को पावर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर किसी को यहाँ पे पावर है, हर किसी को नहीं, जितने भी यहाँ पे हाई पोस्ट जो अथॉरिटी है उनको पावर है कि कोई भी राज्य में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है एक दूसरे से तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है। अब आते हैं हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक असेसमेंट रिपोर्ट निकल कर आया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, जो कि यहाँ पे रिलीज़ किया गया है जॉइंटली। एक तो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और दूसरा है सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते किसको है, ये वैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो कि अति पिछड़ा जिला है। इट मीन्स कि वहाँ पे लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं और उसमें आपका कोई भी तरीके का फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलता है। तो उस तरीके से नीति आयोग के द्वारा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देखा गया कि हमारे कंट्री में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम जो है चीज़ें लोगों तक प्रोवाइड हो पा रही है या फिर उनको ना के बराबर मिल पा रही है। तो यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया के 739 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 35 जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया है। ये जो प्रोग्राम है ये आपका कुछ आइडियाज़ के साथ इसको लाया गया था कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक मेजर्स है सक्सेस का उसके बियॉन्ड जाकर यहाँ पे काम करना है, साथ ही यहाँ पे इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट करनी है, ड्राइविंग चेंजेस करना है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के साथ। इट मीन्स कि एक दूसरे जो जिला है उसके बीच में कॉम्पिटिशन वाली भी भावना हो और साथ ही कॉपरेट भी करे, हर एक जिला और हर एक राज्य एक दूसरे को कॉपरेट भी करे। ठीक है, जो प्रोग्राम है इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है प्रैक्टिकल और मेजरेबल जो सोशल प्रोग्रेस आउटकम्स है, जैसे कि 6 मेन थीम्स रखी गई है। सबसे पहला है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिसको यहाँ पे 30% तक का यहाँ पे दिया गया है। एलोकेशन एजुकेशन है, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज पे ध्यान दी जाएगी। फिनेंशियल इंक्लूजन पे ध्यान दिया जाएगा, इट मीन्स कि हर एक लोगों के पास बैंक अकाउंट होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, लोगों के पास स्किल्स हो तभी वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दी जाएगी, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए रोड हो, हाईवे हो, डैम हो, ये सारी चीज़ें हो जिस पर ध्यान दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 6 थीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही आप देखो कि फर्दर जो है इसको 49 इंडिकेटर में, यानी कि सब और इसमें आपका इंडिकेटर है जिसमें कि इसको डिवाइड किया गया। ये प्रोग्राम मेनली आप देखो कि 3 कोर प्रिंसिपल पर है, जो कि आपका 3C अप्रोच लेकर चलता है। एक है कि कन्वर्जेंस, यानी कि यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव को लेकर आना है। कोलैबोरेटिव है, यानी कि हर एक जिले के यहाँ पे जो सिटीजन्स है उनको साथ काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूड करके। और कंपटीशन होना चाहिए, इट मीन्स कि हर एक जिले के बीच में कंपटीशन हो, तभी लोग जो है ना अपने यहाँ पे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग इस प्रोग्राम का देखें तो सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग है जो कि इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में अगर देखें तो मेन ड्राइवर है इसको चेंज करने का। इट मीन्स कि हर एक राज्य में एक कमेटी बनाई जाएगी उनके रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटेरिएट के अंदर, जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसी के साथ अगर ब्लॉक लेवल पे आए, हर एक जिला में एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होंगे जो कि यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी को रैंक करेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर आप देखोगे तो नीति आयोग जो है वो डेल्टा रैंकिंग को रिलीज़ करेगी, जिसमें कि सारे डिस्ट्रिक्ट को रैंक दिया जाएगा मंथली इम्प्रूवमेंट में। यानी कि इतने जितने 6 थीम है ना उसके अंदर आपका 49 इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक राज्य को इस इंडिकेटर के बेसिस पे उनकी हर एक मंथ रिपोर्ट देखा जाएगा कि वो कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये भी काम यहाँ पे किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल इनिशिएटिव सेंटर है इंडिया का, जो इंडिया में, जो कि ये डेडिकेटेड है कि किस तरीके से हम लोग अपने यहाँ रिसर्च, नॉलेज, कंपटीशन और स्ट्रैटेजी के ऊपर लेकर आए। ये एक नॉलेज पार्टनर था नीति आयोग के साथ और रिसेंटली ये रिलीज़ किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव है जो कि यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं, जिसमें कि मेनली यहाँ पे सोशल और इन्वायरमेंटल जो नीड्स होती है सिटीजन्स की उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और एक्सटेंड किया जाता है। तो ये आपका पूरा फंडा रहा, इसको आप लोग को याद रखना है। और एस्पिरेशनल
नेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में आई थिंक कि अब आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन नहीं होगी। हम आई मीन कि आप लोग की सारी यहाँ पे जो डाउट्स होगी वो क्लियर हो गई है और काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा। तो ये पूरी बात रही सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंदर अलग से देखेंगे कि जितनी भी टॉपिक थी उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो rishika.ch77@gmail.com, जिसमें कि आपको फर्दर बताया जाएगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्या आपके लिए एडिशनल पर्क्स वगैरह भी है। तो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, 6 टेस्ट कंप्लीट हो गई है, टोटल आपको 20 मिलेगी। जीएस की 4 टेस्ट आपको सीसैट की मिलेगी। तो आप लोग आ सकते हो आराम से, यहाँ पे आपकी जो है टाइमली होती है, एवरी संडे आप लोग को यहाँ पे टेस्ट मिलता है। तो आराम से आप लोग को पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होगा। तो 1 वीक आप लोग पढ़ सकते हो और लास्ट में आप लोग टेस्ट देके खुद को एनालाइज कर सकते हो। सो इट इज़ द बेस्ट वे कि आप अच्छे तरीके से एक हॉलिस्टिक वे में आप प्रिपेयर करो। सो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो बेशक यहाँ पे मेल कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन पूछी उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।